अच्छा, जब जिरगा बनता है तो जिरगे में भी मस्तोई ट्राइब के लोग होते हैं। अब उसमें जिरगा जो है वो एक इनफॉर्मली, अब देखे ना कि हमारी सोसाइटी में जब इस तरह लड़के लड़की का इशू होता है तो व्हाट इज द सोल्यूशन, क्या किया जाता है? एनी वॉलंटियर हियर? So normally what you do if you think so that two individuals they are going to have some sort of a relationship, how you are going to settle the issue? What do you think? Excellent. So marriage. तो आपने एक टर्म सुनी होगी वट्टा सट्टा. How many of you they are more familiar with the term वट्टा सट्टा? Mostly this is very popular in Punjab, but I'm not sure whether that is also existing in other provinces as well or not. अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि आपको ये वट्टा सट्टा की बात समझ आ गई है. थैंक यू वेरी मच. ओके, तो उसमें होता ये है कि जो वो कहते हैं जी कि अब पहले तो इन दोनों की आपस में शादी कर दो, कि सलमा और अब्दुल शकूर के आपस में लिंक है तो इन दोनों की शादी कर दें. प्लस ये करें कि जो सलमा है, सलमा की बहन, सलमा का जो भाई है उसकी अब्दुल शकूर के बहन के साथ भी शादी कर दी है, फिर ही वट्टा सट्टा होगा ना. ओके, अब ये जो प्रपोजल था दैट was acceptable to मुख्तारा माई फैमिली, क्योंकि मुख्तारा माई जो थी ऑब्वियसली वो ऑलरेडी डिवोर्स थी, 30 इयर्स उसकी एज हो चुकी थी और ये उसको पसंद नहीं था, ये प्रपोजल उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था मस्तोई के लिए. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाई दैट ऑप्शन वाज नॉट फिजिबल फॉर मस्तोई मैन? व्हाट वर द रीजंस? देखिए, ये अभी प्रपोजल चल रहा था, दैट वाज अ इनफॉर्मल प्रपोजल, कि जिरगा ये समझता था कि इस तरह का एक डिसीजन दे दिया जाए. ठीक है, ये जिरगे का डिसीजन था. अब जिरगा ये तो नहीं कह सकता था कि लड़की को भी मार दें और लड़के को भी मार दें, क्योंकि वो तो इन्फ्लुएंशियल क्लास से बिलोंग करती थी. मोस्टली ये जब मारने की बात आती है तो वो तो एक को मारने की बात आती है, ये दोनों की, जब दोनों उसमें हूँ, आप समझ लें कि लो क्लास से बिलोंग करते हो, तो अपर क्लास की लड़की को तो मारने का हुक्म नहीं दे सकते थे जिरगा वाले. ठीक है, ओके, तो इसलिए उनका एक इनफॉर्मल प्रपोजल था, ये फॉर्मल नहीं था, इनफॉर्मल था. अब ऑब्वियसली इसको उन्होंने रेसिस्ट किया मस्तोई ट्राइब ने. उसकी रीजन ये थी कि एक तो वो ऑलरेडी डिवोर्स थी, उसके साथ साथ वो एक लोअर क्लास से बिलोंग करती थी, तो उनको ये था कि हम तो पहली बात अब्दुल शकूर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो लो क्लास से बिलोंग करता है, लोअर क्लास से, तो अगर अब्दुल शकूर को नहीं करेंगे तो उल्टा हम उनकी लड़की ले लें जो कि ऑलरेडी डिवोर्स्ड है. अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तानी सोसाइटी इफ देयर इज एनी फीमेल हु इज अ डिवोर्स at that time society basically shows a more, you can say, resentment, and divorce lady basically she is going to reflect stigma of a bad reputation, unfortunately. Not necessarily that she's going to have a bad character, but this is our general perception that she's having bad character, on the basis of which she's going to be divorced and so on, unfortunately. Okay, तो उन्होंने इसको नहीं माना. फिर आता है प्रपोजल नंबर 2. प्रपोजल नंबर 2 जो था वो भी इनफॉर्मल प्रपोजल था और वो आता है मुख्तारा माई की तरफ से. वो कहते हैं कि अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि जो प्रपोजल नंबर ए है यानी कि वट्टे सट्टे वाला, उसको हम लेटर एंड स्पिरिट में कर देते हैं इम्प्लीमेंट. प्लस जो मुख्तार ये है अब्दुल शकूर की फैमिली है, वो कुछ पीस ऑफ लैंड भी देने को तैयार है एज अ कंपनसेशन. तो अगेन दैट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्तोई मैन, क्योंकि उनका ये था कि हमने शादी नहीं करनी तो जमीन का तो मसला ही नहीं है, हम वो क्योंकि दे वर ऑलरेडी वेरी इन्फ्लुएंशियल. तो अगेन दे वर गोइंग टू नेगेट. जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट. Okay, is it clear to everyone so far? Okay, thank you very much. Okay, तो प्रपोजल नंबर जो 2 था वो भी एक किस्म का रिजेक्ट हो जाता है. फिर आता है प्रपोजल नंबर 3. जो प्रपोजल नंबर 3 आता है वो आता है मस्तोई मैन की तरफ से. ठीक है, लैला आपका क्वेश्चन है सर मुख्तारा माई थी कौन? अभी मैंने आपको बताया है ना कि मुख्तारा माई का लिंक बाद में आएगा ना, पहले आपको केस की तो समझ आ जाए ना. मुख्तारा माई को भी ले आते हैं कि वो कौन थी और किस तरह से लिंक हुई थी. अभी प्रपोजल नंबर 3 में लैला मैं वही बात बताने लगा हूं कि हो मुख्तारा माई वाज अ लिंक टू दिस केस. अभी तक जो मैं आपको बता चुका हूं वो समझ आ रही है? देखिए, सेकंड प्रपोजल ये था कि जो प्रपोजल नंबर 1 है हम उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं, बट्टे सट्टे वाले को.
प्लस अगर हम वो समझते हैं कि अब्दुल शकूर ने कोई गलती की है तो हम उसमें कुछ जमीन भी उनको एज अ कंपनसेशन देने को तैयार हैं। ठीक है, ओके। ये जो प्रपोजल 1 था वो इनफॉर्मल प्रपोजल था उसकी तरफ से, जिरगा की तरफ से। प्रपोजल 2 जो था वो अब्दुल शकूर की फैमिली की तरफ से था। ठीक है, प्रपोजल नंबर, और दोनों प्रपोजल रिजेक्ट होते हैं बाय मस्तोई ट्राइब। ठीक है, यानी कि सलमा की फैमिली दोनों प्रपोजल को रिजेक्ट करती है। अब्दुल शकूर एंड, जी जी, अब्दुल शकूर और जो था सलमा मुख्तारा में देवर से। ओके, प्रपोजल नंबर 3 आता है सलमा की फैमिली की तरफ से। सलमा का भाई जो है अब्दुल खालिक है, यानी कि सलमा और अब्दुल खालिक सिबलिंग्स हैं। ठीक है, ओके। तो उनकी तरफ से जब प्रपोजल आता है वो कहते हैं जी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारी लड़की की इज्जत जो है उसको वो डेंट किया है, नुकसान पहुंचाया है। तो अब इसकी जो गलती है उसके, इसकी गलती अब्दुल शकूर की गलती ना, कि अब्दुल शकूर ने जो गलती की है उसके ब्याह पे उसकी सिस्टर आके माफी मांगी जिरगा के सामने, तो हम माफ कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यार अभी प्रपोजल 3 मैंने बताया ही नहीं, आप पहले क्या देते हैं रिपीट करें, अभी तो मैंने बताया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उनको था कि आप, क्योंकि जो अब्दुल शकूर है, क्योंकि अब्दुल शकूर उस टाइम पुलिस कस्टडी में था। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे जो माफी मांगेगी वो उसकी बहन मांगेगी और वो जिरगा के सामने मांगेगी। ओके, अब ये जो प्रपोजल था मस्तोई ट्राइब की तरफ से ही ये प्रपोजल था, तो ऑब्वियसली, और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं थी, कोई टेक्निकलिटी भी इन्वॉल्व नहीं थी कि जो कहते जी कि बाकियों को ये पसंद नहीं था, जिसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, दैट लुक्स टू बी मोर pragmatic approach. कैन यू हेयर मी? मैंने ये उसमें गुजारिश की है कि ये प्रपोजल बड़ा आसान सा लग रहा था, जिसको किसी ने भी रेजिस्ट ना किया और कहा कि ठीक है कि पूरे जिरगा के सामने अब्दुल शकूर की बहन आके माफी मांगेगी और इस तरह मामला रफा दफा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो जब ये डिसाइड हो जाता है कि फलां टाइम और दिन में जिरगा होगा जहां पे अब्दुल शकूर की बहन मुख्तारा मई आके माफी मांगेगी, तो जब मुख्तारा माई जाती है जिरगा के सामने अपने फादर के साथ और अपने पैटर्नल अंकल के साथ, तो वहां पे अब्दुल खालिक जो था ही वॉज इक्विप्ड, और अब्दुल खालिक ने मुख्तारा माई को जबरदस्ती वो ले जाता है एक नियर बाय हट में। आम में से जो लोग गांव से होंगे ना वो इस बात को समझते होंगे कि गांव में जो डेरा टाइप होता है ना उसी में ही वो एनिमल, साथ ही एनिमल फार्म होता है और उसमें थोड़ी सी सिटिंग उन्होंने वो बनाया होता है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो जिसके, इफ यू कुड रिमेम्बर, ठीक है, तो क्योंकि वो साथ ही एनिमल्स और उनके वो फॉडर की स्टोरेज के लिए उन्होंने कुछ रूम बनाए होते हैं, और साथ उन्होंने अपने वो बैठने के लिए जो कुछ प्लेसेस होती हैं उनको उन्होंने वो ओके किया होता है। ओके, तो जब वहां पे वो जिरगा भी, क्योंकि उस वो डेरे डेरे में ही था और साथ वो एनिमल फार्म भी था, तो जब मुख्तारा मई वहां पे जाती है तो अब्दुल खालिक उसको अपने 3 और दोस्तों के साथ, टोटल ये 4 लोग होते हैं, ये मुख्तारा माई को एक साथ वाले रूम में ले जाते हैं। ठीक है, वेयर मुख्तारा माई वॉज केप्ट फॉर 2 आवर्स, कि 2 घंटे मुख्तारा माई को वहां रखा जाता है। और जब मुख्तारा माई रूम से निकलती है तो ऑब्वियसली पीपल दे वर ऑलरेडी गैदर्ड देयर, and when Mukhtara Mai came out of that room, so she crossed the outlookers in order to go to her home, and at that time she was wearing just torn shirt and she was without trouser. That's why it is going to be believed that Mukhtara Mai was forced to make a naked parade, क्योंकि देखे ना कि लोग तो ऑलरेडी वहां पे जमा थे, और जब वो निकली बेचारी घर जाने के लिए तो एक किस्म का वो आप कह लें कि वो तमाशाई ऑलरेडी जमा थे, और उसको उन्होंने क्रॉस करके बेचारी ने घर जाना था ना,
तो इसलिए क्योंकि उसने वो ट्राउजर पहना नहीं हुआ था, शर्ट उसकी वैसे फटी हुई थी। तो वो मीडिया में रिपोर्ट होता है जी, क्या उसको जो है ना वो फोर्स किया जाता है कि वो नंगे परेड करे, एंड सो समथिंग लाइक दैट। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है रात को कि जो बोथ ट्राइब्स हैं उन्होंने अपने जो इश्यूज थे वो सेटल कर लिए हैं, लिहाजा अब अब्दुल शकूर जो है वो पुलिस जो है वो अब्दुल शकूर को रिलीज कर दे। अब मसला उनके लिए ये नहीं था मुख्तारा मई का रेप करना। अगर उन्होंने मुख्तारा मई का रेप करना भी होता ना तो वो मुख्तारा मई का रेप कर सकते थे वेरी इजीली। उनका मकसद ये था कि मुख्तारा माई को पब्लिकली बदनाम करना, कि सारी दुनिया के सामने रेप करना उनका मकसद था। इसलिए उन्होंने कहा था कि मुख्तारा माई वो जिरगा के सामने आके माफी मांगे, ताकि सारे लोग जमा होंगे और हम जिस तरह इन्होंने हमारी फैमिली को स्टिग्मेटाइज किया है तो हम सारी दुनिया के सामने इनकी इंसल्ट करें। इज इट क्लियर? जी सीधी सी बात है, वो उसको लेके गए थे तो कुछ किया ही होगा। एनी ऑब्वियसली रेप भी होगा ना फिर। ओके। ओके, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है, यानी कि अभी दोनों पार्टीज ने सुलह कर ली है, अब्दुल शकूर पुलिस से निकल जाता है। और उसके बाद जो कमिंग फ्राइडे है, जो जुमा आता है, उस जुमे में जो एक लोकल इमाम साहब हैं, ठीक है, उनका नाम होता है मौलाना अब्दुल रजाक। मौलाना अब्दुल रजाक साहब इस इशू को हाईलाइट करते हैं जुमे की नमाज में, जुमे के खुतबे में। ठीक है, कि जुमे के खुतबे में वो उनको हाईलाइट करते हैं कि दिस इज अ हीनियस क्राइम, कि इस्लाम में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है और ये कबीरा गुनाह है। लेकिन हमारी सराउंडिंग में ये एक इंसिडेंट हुआ है और ये लोगों की बेहिसी है कि दे आर साइलेंट एंड नो बॉडी सपोर्टेड देम। और एक जो लड़की है उसका जो गैंग रेप होना इस तरह से, ये खुदा का कहर है, यानी किस तरह की वो बातें करते हैं इमाम साहब। और इमाम साहब की जो बातें हैं दे वर वेरी अपीलिंग, एंड देयर वाज अ लोकल reporter that was also sitting in the mosque, and he got inspired by the speech of Maulana Abdul Razak. So local, you can say, reporter whose name is Murad, he is going to publish this news, कि वो ये इस खबर को मीडिया में छाप देता है कि इस तरह एक मकामी जो लड़की है उसको जिरगे के कहने पे उसका रेप हुआ, क्योंकि वो जिरगे के कहने पे गई थी ना, तो इट मीन्स कि जिरगे को पता था सारा कुछ। तो उन्होंने इस चीज को हाईलाइट कर देते हैं मीडिया में। जब ये खबर मीडिया में आती है तो चीफ जस्टिस जो थे शेख रियाज अहमद, वो उसका सू मोटो लेते हैं। वो कहते हैं जी कि ये इस तरह की खबर वो आई है मीडिया में तो उसकी रिपोर्ट हमें दी जाए ना, सू मोटो ले लेते हैं। तो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब, चौधरी परवेज इलाही, वो उस टाइम के आईजी को ऑर्डर देते हैं कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करो, और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ हुआ है तो उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, रिपोर्टर का नाम था मुराद अब्बास, और जो मौलवी साहब थे उनका नाम था अब्दुल रजाक। क्लियर? इज इट ओके? ओके, दैट्स फाइन। ओके, तो उसके बाद जो है, जब सू मोटो लिया लिया जाता है तो पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। तो उसके बाद वो जो ये जो केस है, इसमें एफआईआर दर्ज की जाती है और 14 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम क्या थे, ये आप भूल जाएंगे। जस्ट केस को आपका पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल आपको बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरली दैट यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इस पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि चीफ जस्टिस कौन था या उसमें आईजी कौन था या उसमें वो मौलाना साहब कौन था। उस केस को आपने एनालिटिकली देखना है कि ये जो केस स्टडी है ये वेमेन के लिए किस तरह से एक आइडियल केस है, और ये जो केस है ये वेमेन के राइट्स को किस तरह से प्रमोट करता है। जो आपका मेन पर्पस है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है? ओके।
ये सू मोटो ये होता है कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना कि आप कोई केस फाइल करते हैं कोर्ट में, अब देखिए कि मसलन कोर्ट को तो इससे कंसर्न नहीं है कि जो ए है ए ने बी की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली है, तो कोर्ट को तो इल्हाम नहीं होगा ना कि बी के साथ ज्यादती हुई है, तो ए जो होगा वो कोर्ट में एक दरखास्त देगा कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ दिया जाए। मोस्टली जस्टिस का यही तरीका है कि किस तरह जस्टिस डिलीवर होगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर एक मैटर पब्लिक कंसर्न का हो और वेलफेयर का एक मैटर हो, तो अगर जज के नोटिस में चीज आ भी जाए तो उसमें कोई भी दरखास्त गुजार ना हो तो फिर भी केस स्टार्ट हो सकता है। इसको कहते हैं सू मोटो, कि जिसमें जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये जज साहब के अगर वो उसके नॉलेज में कोई चीज आ गई है तो उसकी भी वो इंक्वायरी करवा सकता है, उसको कहते हैं सू मोटो। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो जब एफआईआर होती है तो एफआईआर में 14 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, और उस एफआईआर में जो प्रोविजंस रखी जाती हैं, एक तो हदूद ऑर्डिनेंस, क्योंकि देखो ना ये रेप का मामला है ना, और ये 2002 में वाकया हुआ था, तो उस टाइम जो हदूद ऑर्डिनेंस था दैट वाज अनफोर्सेबल, और हदूद ऑर्डिनेंस आया था 1979 में। और हदूद जो वर्ड है वो निकला है हद से। हद मीन्स लिमिट, कि कुछ जो जुर्म है उनकी हदें अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दी हैं, और उनकी सजा भी वही होगी जो अल्लाह ताला ने सजा रखी है। मसलन उसमें चोरी है कि जो चोरी करता है उसके हाथ काट दो, पाँव काट दो, फिर उसका दूसरा हाथ का, फिर दूसरा पाँव, ये वो। ठीक है, इसी तरह फॉल्स एक्विजिशन है कि ये किसी पे झूठा इल्जाम लगाना। इसी तरह जो है हम बात करें ड्रिंकिंग, उसकी है, अडल्ट्री उसकी है। ठीक है, और ये जो उसमें आ जाता है रेप, वो है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? ओके, तो क्योंकि ये हदूद ऑर्डिनेंस इन्वॉल्व था, उसमें हद का ये केस था, जिसकी वजह से हदूद ऑर्डिनेंस के तहत ये पर्चा रजिस्टर होता है। उसमें पाकिस्तान पीनल कोड, ये जो एक आपका एक लॉ है जो कि सजाओं से रिलेटेड है, उसकी प्रोविजंस डाली जाती हैं, और एंटी टेररिज्म एक्ट की प्रोविजन भी डाली जाती हैं। क्योंकि देखो ना, आपने पूरी दुनिया के सामने एक लड़की का रेप किया और आपने एक खौफ फैलाने की कोशिश की, पब्लिक टेरर को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसकी प्रोविजंस भी इसके एफआईआर में दर्ज कर दी जाती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कि तीन कौन कौन से लॉज के तहत एफआईआर दर्ज हुई? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जब केस चलता है तो केस चलता है लोअर कोर्ट में, डेरा गाजी खान। तो डेरा गाजी खान में जब केस चलता है तो डेरा गाजी खान की जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसको लोअर कोर्ट बोलते हैं। ओके, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो 14 बंदे थे, 14 में से 8 बंदों को बरी कर दिया और 6 लोगों को सजा सुना दी। और उनको कौन सी सजा सुनाई? सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट। और ये 6 में से 4 तो वो था अब्दुल खालिक और उसके दोस्त, जो कि सारी दुनिया के सामने मुख्तारा माई को लेके गए थे रूम में। और 2 उन्होंने जो जिरगा के मेंबर थे उनको भी डाल दिया कि ये भी सजाए मौत है। अकम्पलिस, शरीके जुर्म, कि इनको पता था कि ये होने वाला है और इन्होंने जानबूझ के जिरगा के आर्डर्स पे उस लड़की को बुलवाया था। तो इन्होंने कहा था कि चाहे इन्होंने रेप नहीं किया लेकिन ये शरीके जुर्म है, इसलिए इनको भी सजाए मौत होगी। तो टोटल 6 लोग जो थे उनको सजाए मौत सुनाई गई। इज इट क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि यू वांना टेक ब्रेक राइट नाउ और आफ्टर 5 मिनट्स? अच्छा, चलें, ठीक है। चलें फिर, 5 मिनट नहीं, वी आर गोइंग टू रिज्यूम क्लास बाय 6:50। ठीक है, आप 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें। ओके, 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें, देन वी आर गोइंग टू